आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के पत्रकारिता विभाग के टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बात मुलाकात के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात राज्यसभा टीवी के सीनियर एंकर प्रोड्यूसर इरफान साहब से कराने जा रहे हैं। इरफान साहब के बारे में आप इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ गुलजार साहब, वीरेंद्र सक्सेना, चेतन शशितर, बमन ईरानी, विकी कौशल, तिग्मांशु धूलिया, मनोज कुमार, अनु मलिक, जोया अख्तर, दीपक डोबरियाल, सुभाष घई, शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी, रेणुका शहाणे, रजा मुराद, मनोज वाजपेयी, सुरेंद्र राजन, आयुष्मान खुराना, अंजन श्रीवास्तव। भारतीय मीडिया के इतिहास में साक्षात्कार की अनोखी शैली विकसित करने के लिए पूरी दुनिया में परिचित सैयद मोहम्मद इरफान साहब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और आज के सोनभद्र से ताल्लुक़ रखते हैं। शांत स्वभाव के इरफान साहब अपने कार्यक्रम गुफ्तगू के करीब 500 से ज़्यादा एपिसोड पूरे कर चुके हैं। इन दिनों भी उनके कार्यों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। टीवी, सिनेमा, थिएटर, कविता, खेल, चित्रकारी, पत्रकारिता आदि विधाओं से जुड़े आम और ख़ास दोनों तरह की शख्सियत से आपने अपने दर्शकों को सूचनाओं से सशक्त किया है। इरफान साहब को किताबें पढ़ना, विश्व संगीत में विशेष रुचि है जो आपके काम को और निखारती है। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के टीवी स्टूडियो में इरफान साहब से डॉक्टर मनीष जैसल ने खास बातचीत की। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी सर, पहला सवाल आपसे, जी, कहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया? हाँ देखिए, ये बात तो बहुत बार बार दोहराई गई है, फिर भी बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला मिर्ज़ापुर होता था इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस हिस्से में मिर्ज़ापुर के, अब उस ज़िले का नाम सोनभद्र है। तो सोनभद्र ज़िले में 3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ अगर आप देखें तो एक क्रम में आपको देखने को मिलेंगी। चुनार, फिर उसके बाद चुर्क और उसके बाद डाला। ये 3 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो अभी समझिए कि पिछली सदी के आखिरी दशक तक सक्रिय थीं। उसके बाद फिर नीतियों में कुछ बदलाव हुआ, फैक्ट्रियां बेच दी गईं, बड़ी आंदोलन बहुत हुए, उसके बाद कई मज़दूर उसमें मारे भी गए। तो 1990 के 92-93 के वर्षों में मेरे पिता वहाँ से रिटायर हो गए, लेकिन मेरा जन्म वहीं हुआ। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की जो खदान थी, माइंस जो थी, तो अगर आप देखिएगा दृश्य वहाँ बहुत सुंदर है कि ऊपर की तरफ सीमेंट फैक्ट्री है और घाटी में नीचे अगर आप देखेंगे तो एक कटोरे जैसा एक आकार है जिसमें वो खदान है, माइंस है, और उस माइंस में बहुत थोड़ी सी संख्या में मज़दूर काम करते हैं। और एक जेल है वहाँ पर, खुला बंदी शिविर उसको बोलते हैं। तो खुला बंदी शिविर, फैक्ट्री यानी कि खदान, और इधर एक बहती हुई नदी, पास में एक स्कूल, एक छोटा सा बाज़ार, इसके बीच में मेरा जन्म हुआ। आंखें खुली तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। बारिशों में कभी ऐसा नहीं होता था कि आप नज़र दौड़ाएं कुछ पहाड़ के हिस्सों में, हमेशा वहाँ से कुछ दूधिया झरने बहा करते थे। बाज़ार इस तरह का नहीं कोई चमकदार वहाँ था। बाज़ार के लिए हम लोगों को 15-16 किलोमीटर दूर जाना होता था। हमारे मोहल्ले में जो छोटी मोटी दुकानें थीं उससे हम लोग रोज़मर्रा का सामान, स्टेशनरी है या आटा दाल चावल नमक सब्ज़ी, उसके लिए छोटी मोटी दुकानें थीं। बाकी चीज़ों के लिए हमें पास के बाज़ार में करीब 16 किलोमीटर दूर रॉबर्ट्सगंज जाना होता था। कुछ छोटा मोटा सामान आपको चुर्क में भी मिल जाया करता था। तो प्रकृति का वहाँ पर बहुत प्राचुर्य, मैं कहूँगा हिंदी में कहते हैं एबंडेंस था प्रकृति का, जिसमें हम लोग अपने स्कूल के बाद अक्सर रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते हुए, फिर नदी आ जाएगी, फिर जंगल आ जाएंगे, जंगल में तरह तरह के फल हैं, जंगली जानवर हैं और दृश्य हैं। तो उसमें एक साहस का, एडवेंचर का, शरारतों का एक पूरा संसार वहाँ था। तब पढ़ाई को लेकर के उतनी कोई भारामारी नहीं हुआ करती थी, ना तो पेरेंट्स बहुत अपने बच्चों को लेकर उस तरह के कैरियरिस्ट हुआ करते थे। हाँ, बच्चे पढ़ जाएं, अनुशासित रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, आगे कुछ करें, इसके बारे में वो खुद करें, कुछ फैसले लें।
इसके अलावा कोई वैसी दौड़ नहीं थी कि सब लोग करियर की तरफ भागें। तो इस तरह के एक माहौल में मेरा जन्म हुआ। तो 12th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मेरे जीवन को बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत अच्छी तरह मैं कहूँगा कि बदला, क्योंकि वहाँ पर वो सभी चीज़ें थी जिसकी मैं शायद अपने स्कूल के दिनों में कभी इच्छा किया करता था। जहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ थीं, नाटक थे, फिल्में देखने को मिलती थीं। फिल्में तो वैसे हमारे जीवन में हमेशा से रहीं। फिल्म के लिए हम कभी मैंने कभी फिल्म नहीं देखी कि फिल्म को भाग करके कहीं देखना है, करके घर को किसी को पता ना चले, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों की सीमेंट फैक्ट्री के वेलफेयर क्लब में साप्ताहिक रूप से एक फिल्म आमतौर पर दिखाई जाती थी, कभी 10 दिन में एक बार, कभी महीने में 2 बार। लेकिन फिल्में बहुत थीं, फिल्म म्यूज़िक बहुत था। फिल्म म्यूज़िक के अलावा बहुत तरह का म्यूज़िक हमारे पूरे उस परिवेश में था, और धीरज बहुत था, बहुत धैर्य का जीवन था, क्योंकि वो एक आदिवासी बहुल इलाका था। ये बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ के जीवन में जो धैर्य है, उस धैर्य ने कुछ मेरे अंदर भी थोड़ा सा अंश जोड़ा। इसलिए मैं बहुत जल्दी किसी विपरीत परिस्थिति में घबराता नहीं हूँ और बेचैन नहीं होता हूँ। और ये कुछ मुझे वहाँ, शायद वहाँ की मिट्टी, वहाँ के परिवेश और वहाँ के रहन सहन और लोगों को देखने ने शायद कुछ जोड़ा होगा। तो इस तरह से एक छोटी सी यात्रा है जो मिर्ज़ापुर की, यानी सोनभद्र की एक सीमेंट फैक्ट्री की खदान से होते हुए इलाहाबाद, और इलाहाबाद से पटना, पटना से दिल्ली तक की एक यात्रा। कहा भी जाता है कि खदानों से हीरा निकलता है। तो हमारे बीच में वही हीरा जो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। हमारे दर्शक सर जानना चाहते हैं कि आपकी जो रुचियां हैं वो किस किस क्षेत्र में हैं। दर्शक सुनेंगे, दर्शक को आश्चर्य भी, मुझे लगता है आश्चर्य भी होगा कि सज्जन दिखने वाले इरफान साहब क्या पसंद करते हैं। नहीं, सज्जनता का और रुचियों के विपरीत होने का कोई बहुत आपस में संबंध है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे संगीत में बहुत गहरी रुचि है। मैं ये बचपन से मैं जान पाता हूँ कि संगीत मुझे बहुत आकर्षित करता रहा, चाहे वो वहाँ के आदिवासियों का संगीत हो, वहाँ का लोक संगीत हो, वहाँ के मज़दूरों के गाने हों, या फिर रिकॉर्डों पर बजने वाले जो प्री रिकॉर्डेड फोक गाने हों वो हों, शादी ब्याहों, तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले सामूहिक गाने हों, और या फिर फिल्म संगीत। फिर हम लोग सबकी ज़िंदगी में फिल्म संगीत का तो बहुत अबंडेंस है, जिसे कहते हैं। हम सभी लोग फिल्म संगीत, हमारे लिए जीवन का वो बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, थे ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्म म्यूज़िक हम लोगों की ज़िंदगी का एक तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कि अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और पीछे कुछ गाना बज रहा है तो हमें लगता है कि वो दोनों एक तरह से पूरक हो जाते हैं, कि वो गाना कहीं आपके जीवन में मधुरता तैरता हुआ और आपको पढ़ने में भी एक कंसंट्रेशन में मदद करता है। इसके अलावा फिर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, जिसकी रुचि फिर बाद में थोड़े से शऊर आने के बाद मैंने खुद विकसित की, और अभी तो वो बहुत विश्व संगीत तक पहुंच गया। मतलब दुनिया का कोई ऐसा संगीत नहीं है जो मेरे अपने पर्सनल संग्रह में ना हो। एक समय तो ऐसा भी रहा कि दोस्त लोग जब इधर उधर अलग अलग देशों में यात्राएं करने के लिए जाते थे, या मैं कभी गया, तो सबसे पहली कोई चीज़ वहाँ से लाई जाएगी तो वहाँ का संगीत, क्योंकि जब तक ये बाज़ार उतना खुला नहीं था तो बहुत मुश्किल से बाहर का संगीत मिलता था। यूट्यूब नहीं था। आप आज की तारीख में आपके पास इतने साधन हैं, मतलब अपने विदेशी संगीत या फिल्म या किसी भी तरह हर देश की संस्कृति को जानने के लिए आपके पास इंटरनेट है। उस समय अगर सिर्फ संगीत ही अपने पास आप रखना चाहें या सुनना चाहें तो रेडियो ही एक माध्यम होता था। और रेडियो भी तब शॉर्टवेव के रेडियो होते थे, जिसमें बड़ी मुश्किल से आपको फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती थी, तब जाकर कहीं कोई साफ संगीत सुनाई दे पाए तो दे पाए, नहीं तो, और आपको मालूम भी नहीं होता था किन देशों का संगीत स्टेशन कहाँ मिलेगा। तो आप रात में, यानी कि मैं अपने को याद कर सकता हूँ कि मेरे पिता अगर रात की ड्यूटी में फैक्ट्री में हैं तो मेरे पास इतनी लिबर्टी है कि मैं स्टेशन को, रेडियो को ट्यून कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ पर कौन सा नया स्टेशन मिलेगा, कहाँ से कौन सा नया संगीत सुनने को मिलेगा। कुछ अजनबी संगीत बहुत घबराहट भी पैदा करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो वेस्टर्न जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मतलब आज भी मैं उसके साथ उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता जितना मैं लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन म्यूज़िक के साथ। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का ये जो हिस्सा है जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में, उसमें मुझे थोड़ी सी
मतलब मेरी निजी रुचि का वो विषय कम रहा। फिर ये सब जो चीन और ताइवान और थाईलैंड इस तरह के देशों के जो संगीत है वो भी मुझे बहुत कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने खुद ही अपने कानों को इतना विस्तारित किया कि हर देश के संगीत का आस्वाद उठाया जाए। उसको इस तरह नहीं कि उसको समझना है और उसका कोई उपयोगिता उसकी नहीं करनी है कि अच्छा उसको समझ लें तो ये वो कानों में एक रस घोलता है। इस तरह से संगीत मैं कहूँगा कि एक बहुत संगीत है, फिर सिनेमा है, फिर पढ़ने लिखने की पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, फिर लोगों से मिलना, ये रुचियों में अगर देखें तो ये मुख्य रूप से ये मिलकर बनाते हैं। विजुअल आर्ट में भी मुझे दिलचस्पी है, तो पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, ग्राफिक्स है, तो वो भी उसमें जुड़ जाता है। तो ये सब कुछ रुचियों का एक कहा जा सकता है कि रुचियों से ही आपने अपना मुकाम जो हासिल किया है रुचियों से ही निकला है। तभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं जानकारी के लिए कि 500 से ज़्यादा एपिसोड मुझे लगता है भारत के किसी भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने नहीं किया होगा, और ऐसी महान शख्सियतों से हमें रूबरू कराया जिन शख्सियतों को हम सिर्फ पढ़ सकते थे, पढ़ा भी होगा, एक दो आर्टिकल्स कहीं पढ़े होंगे, लेकिन उनको बहुत गौर से सुनना समझना आपके शो की बदौलत हमने जाना है। सर, मीडिया के छात्र जो हैं वो छोटे शहरों से निकलते हैं। आप स्वयं सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जैसे छोटे ज़िले से निकल करके दिल्ली पहुँचे हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो उन नवांकुरों के लिए क्या एक संदेश है जो मीडिया में छोटे शहरों से आते हैं और बड़े सपने उनके रहते हैं? इसमें तो पहले जो आपके एप्रिसिएशन का जो पहला हिस्सा था उसमें मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ। संख्या की दृष्टि से बहुत एक विशिष्ट स्थिति है गुफ्तगू की, मैं कहूँगा। जब मैं कहता हूँ कि भारत के टेलीविज़न के इतिहास में सबसे लंबी चलने वाली एक श्रृंखला जो साप्ताहिक रूप से निर्बाध रूप से चल रही है, तो उसकी कुछ विशिष्ट संदर्भ हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे टेलीविज़न श्रृंखलाएँ बहुत सी शुरू हुई और चली। कुछ के साथ समस्या ये थी, समस्या या कहिए या विशेषता कहिए, एक समय तक चली, फिर कुछ समय तक रुकी, फिर शुरू चली और फिर रुकी। इस तरह से अगर आरंभ और अंत देखें तो हो सकता है कि समयावधि के हिसाब से अधिक हो, लेकिन निरंतरता और बारंबारता और लॉन्ग फॉर्म, यानी कि अगर आप फूल खिले हैं गुलशन गुलशन एक कार्यक्रम देखें जो कि तबस्सुम किया करती थी दूरदर्शन पे, तो कुछ सिमिलर सा नेचर था उसका, यानी सिनेमा सेंट्रिक वो एक शो था जिसमें वो सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के साथ बात करती थी। मेरे शो में सिर्फ वो सिनेमा सेंट्रिक नहीं है, वो जीवन के विविध कोमल पक्षों को समेट कर चलता है, और इस तरह वो सिर्फ सिनेमा या नोन फेसेस के साथ ही नहीं, तमाम अननोन फेसेस, लेसर नोन फेसेस या ऐसे लोग जो कभी भी सेलिब्रिटी की गिनती में नहीं होंगे, वो सब हमारी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तो मेरा ये इसमें कहना है कि इस अर्थ में ये एक विशिष्ट श्रृंखला है जिसमें ख़ास तरह के गेस्ट अपने जीवन की यात्रा विस्तार से बताते हैं, और ये इसकी विशिष्टता है। और इस विशिष्टता के तहत जब मैं कहता हूँ कि लॉन्गेस्ट रनिंग कोई सीरीज़, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आपकी अदालत भी तो है, रजत शर्मा करते हैं, वो भी तो इतने साल से कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नेचर अलग है, वो इस तरह का लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं है। वो एक स्क्रिप्टेड शो है जिसमें सबको मालूम है कि वो एक कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा है जिसका एक आदि मध्य और अंत होगा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं, इसलिए उस शो के साथ इस शो को नहीं मिलाया जाना चाहिए। इस शो ने इस बात को सिद्ध किया बहुत शुरू में ही कि ये एक मिथ है कि आज का जो कंज्यूमर है, जो वीडियो कंटेंट कंज्यूम करता है, उसका अटेंशन स्पैन कम है। ऐसा एक मिथ क्रिएट किया गया। इस मिथ को इस शो ने तोड़ दिया, अपने शुरुआत में ही तोड़ दिया कि नहीं, ऐसा मत समझिए कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम है, बल्कि अगर उनको कंटेंट अच्छी तरह से पेश किया जाए और उसमें वो गुणवत्ता हो, तो वही आदमी जो 4 मिनट और 3 मिनट या 2.5 मिनट के फ्रेमवर्क में जिसको माना जाता है कि उसका अटेंशन स्पैन है, वो ही 1.5 घंटे, 2 घंटे और 2.5 घंटे तक के एपिसोड देख सकता है। ना सिर्फ एक एपिसोड देख सकता है, कई बार वो बिंज वॉचिंग कर सकता है। एक एपिसोड ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, एक नशे की तरह उसके अंदर उस जिज्ञासा को एक तरह से इग्नाइट करता है, और इस तरह वो एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू को कंज्यूम करने, और ये सिर्फ
फॉर्मेट में भले वो एक इंटरव्यू है, लेकिन वो एक किताब की तरह है। एक किताब को पढ़ने जैसा एक सुख है, जो एक विषय के बारे में भी बताता है और उस विषय से जुड़े व्यक्ति के बारे में भी बताता है। और एक तीसरा पहलू जो मेरे रूप में, कि मैं भाषा को कैसे बरतता हूँ, मैं व्यक्ति के साथ कैसे पेश आता हूँ, मैं कैसे एक जिज्ञासा भरे एक अभियान को मैं एक संगीत की तरह बहाता हूँ, ये सब बातें मुझे सुनने को मिलती हैं, जो गलत भी नहीं है। एक अर्थ में मैं समझता हूँ कि ये मेरे अपने प्रयासों से, दर्शकों के स्नेह से, मेरी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से, इन सब से मिलकर के ये एक अनुभव सृजित होता है, जो भारत के टेलीविज़न हिस्ट्री में एक बिल्कुल अनोखी नई चीज़ है। ये तो हुआ आपके प्रश्न का पहला हिस्सा, जिसमें आपने 500 एपिसोड की बात की, लॉन्गेस्ट रनिंग शो की बात की, तो उसका थोड़ा फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने चाहा कि ये दर्शकों के सामने मिल जाए। अब रह गई बात जो नए जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नए आते हैं या आ रहे हैं और हर साल आते रहेंगे, समय का ऐसा प्रवाह है और एक भूख हमेशा ही रहती है, क्योंकि ये प्रदर्शन की कला है, जिसमें आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने अंदर की छिपी हुई चीज़ों को, पब्लिक स्पीकिंग, इन्फ्लुएंस करना, अपने अंदर की जो रचनात्मकता है उसको सामने लाना, ये सब मौके ये देता है ये मीडियम, यानी ऑडियो विजुअल मीडियम। और ख़ास तौर पर उसको अगर आप क्लब कर दें किसी टेलीविज़न के साथ या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, डिसेमिनेशन वाली बात, तो आकर्षण वहाँ हमेशा रहेगा, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। हर वो चीज़ जिसमें आत्म प्रदर्शन की एक संभावना बनती है, वहाँ पर एक आकर्षण हमेशा रहेगा। नए लोगों को लेकिन इस रैट रेस में पढ़ने से पहले, यानी कि ये जो सस्ती लोकप्रियता है, उसमें घुसने से पहले अपनी पूरी तैयारी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। इस मामले में मैं पाता हूँ कि हम लोगों के यहाँ की जो शिक्षण की जो व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है। जो बुनियादी शिक्षा होती है, चाहे वो 10+2 तक की, जो एक बहुत ही फॉर्मेटिव पीरियड होता है, कि जहाँ आप कुछ चीज़ें जड़ हो जाती हैं, यानी विषय को लेकर जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करना, उस जिज्ञासा के हल के लिए कुछ प्रयास करना, ये सब एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में स्कूल कभी डालता नहीं। स्कूल हमेशा आपकी स्वाभाविक इच्छाओं, जिज्ञासाओं का दमन करता है। आपको कुछ परीक्षाएं पास करने के लिए कुछ एक पैरामीटर देता है कि ये सब्जेक्ट होंगे, इनके इतने क्लासेस होंगे, ये परीक्षा का क्रम होगा, आपको पास करना है, नंबर लाना है, फिर एक कॉलेज लेना है, एडमिशन। इस रैट रेस में पढ़ने से बच्चे के अंदर जो स्वाभाविक जिज्ञासा है वो ख़त्म होती जाती है, और उसके अनेक और दूसरे कारण हैं। हम लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे अंधविश्वास हैं, हमारे परिवारों की असुरक्षाएं हैं, ख़ासतौर पर मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में, तो जिनके अंदर थोड़ी रचनात्मकता होती भी है, स्कूल, परिवेश, परिवार मिलकर वो सबको क्रश कर देता है। ऐसे लोग ही अधिक, मेरा जो अनुभव कहता है, इतनी लंबी बातचीतों के दौरान और इतने अचीवर्स से मिलने के बाद, जिन्होंने भी कुछ किया वो कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे, एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो। बाकी सभी लोगों ने विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए, अपना आत्म परिष्कार करते हुए और हारते हुए को बचाते हुए, कि मतलब जल्दी मुझे हार नहीं मानना है, और एक परसिवरेंस, एक परसिस्टेंस हमेशा एक लगा रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम ये जो अंधेरे समय में हम रह रहे होते हैं, अगर हम असावधान होंगे तो अनेक ऐसी प्रवृत्तियाँ और अनेक ऐसी चीज़ें हमको अंधेरे से घेर लेंगी, जो हमारी बाधा, हमारे विकास में एक तरह बाधक बनकर सामने आएंगी। और वो अगर आप एज ए कम्युनिकेटर समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो इन्हीं समस्याओं को लेकर आप एक उसका प्रतिनिधित्व करने लगेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उदाहरण के मैं एक समझाता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बता दिया गया है कि नाग जो देवता है वो बीन पर नाचता है, मान लीजिए, ये एक आपको बचपन की एक इमेजरी है, जिसमें एक सपेरा आएगा, वो बीन बजाएगा, वो नाग नाचेगा। जबकि वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि सांप को, नाग को सुनाई नहीं देता है। तो अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि एक स्वाभाविक विरोध खड़ा हो जाता है।
अब अगर आप एज अ कम्युनिकेटर अपनी भूमिका को वहाँ पर पहुँचाएंगे जहाँ आपके किए हुए काम से लाखों लोग प्रभावित हो रहे होंगे, और अगर आप ये मान्यता लेकर इस बात को कह रहे होंगे तो ये आपके कारण, आपकी इस निजी मान्यता जो असावधानीवश आपने ले ली, उसके कारण लाखों लोग उसी तरह से अल्पशिक्षित, अशिक्षित और अर्धशिक्षित या कहिए कि अंधविश्वासी बनकर सामने आएंगे। तो इस तरह आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो ये कि आप अपने साथ असावधानी में जो कुछ भी आपने लर्न कर लिया है उसे आप अनलर्न करें जी। और फिर नई चीज़ें लर्न करें, जिससे कि आप एज अ कम्युनिकेटर आपकी अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका समाज में हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी भी नए बच्चे के लिए, ये जो भी इस ऐसे मास मीडियम को इस्तेमाल करने के लिए आना चाहता है, उसके सामने बहुत ही गहरी जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है। और तभी इस जिम्मेदारी को समझकर ही वो अपने को अधिक प्रभावशाली ढंग से इस समाज में स्थापित कर सकता है और दूसरों के मुकाबले एक कदम आगे एक लीडरशिप दिखा सकता है। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर का पत्रकारिता विभाग लगातार ऐसे आयोजन करता रहता है जिनमें छात्रों को टेक्निकल जानकारी के साथ साथ फील्ड में उन लोगों से जानकारी मिले, उन लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिले जो लोग अपने काम में माहिर हैं। तो ऐसी ही मुलाकात हमने इरफान साहब से अपने छात्रों की कराई। सर 2 दिन से आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर परिसर में हैं। हम चाहेंगे कि सर अपने एक्सपीरियंस भी आईटीएम के साथ साझा करें आईटीएम के मंच पर। हाँ, ऐसे तो देखा जाए 2 दिन का समय बहुत बड़ा समय नहीं होता है जिससे कि किसी इतनी बड़ी विश्वविद्यालय जो कि करीब 25 साल अपने पूरे करने जा रहा है तो उसके बारे में कोई राय बनाई जा सके। लेकिन हाँ, फिर आप जिन व्यक्तियों के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को जान पाते हैं, आप उन व्यक्तियों के आचरण, उनके चरित्र, उनके व्यवहार, उनके सौहार्द से भी कुछ जान पाते हैं। तो मैं अगर देखूं तो मुझको आपने बुलाया, आप यानी कि मनीष जैसल जो कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और एक युवा प्राध्यापक हैं, उन्होंने अगर मुझे यहाँ बुलाया और ये एक बहाना वो बने कि मैं यहाँ आऊँ। हालांकि 25 वर्षों में ऐसा कोई मौका मुझे नहीं मिला कि मैं इस विश्वविद्यालय में आकर अपने अनुभव आपके छात्रों को दे पाता, ये मेरे लिए एक सौभाग्य है। और मैं हमेशा ऐसे मौके तलाशता रहता हूँ कि सचमुच अगर कोई सुनने वाला है तो मैं, कोई भी आदमी अपने साथ अपना नो हाउ लेकर सोचता है कि वो चला जाएगा तो वो जा नहीं सकता, और अगर वो जाना चाहता है या ऐसा कोई इरादा करता है तो उसकी तरफ से वो एक आपराधिक कृत्य है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम सभी ने समाज से कितना कुछ तो लिया है, उसे हमें वापस करना होगा और वही उससे उऋण हुए बिना हमारी मुक्ति नहीं है। आप अगर देखिए तो मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस इसी बारे में बताती है कि अगर आपने जो कुछ भी समाज से लिया है उसको, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे वापस करें समाज को। तो जो कुछ भी मैंने अपने अनुभवों से सीखा उसमें पूरे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो सीखे हुए को अगर हमने आगे किसी को नहीं सरपास किया, नहीं दिया, तो ये एक तरह से कहिए कि लेने के प्रति हमारा एक वो दाय जो है अधूरा रह जाता है। तो इस नाते मैं ऐसे मौके हमेशा तलाशता रहता हूँ कि ऐसा कोई मौका बने जिसमें सचमुच अगर सीखने के लिए छात्र वहाँ मौजूद हैं तो उनको ये बात ज़रूर बताई जाए कि मैं इस काम को कैसे करता हूँ। क्योंकि मेरे सामने ये मौके कम थे या नहीं थे। इवन जब हम लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे थे तो वहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिससे कि हम बाकायदा ट्रेंड होकर पत्रकारिता सीख पाते, या जो हमारी रुचियाँ थीं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो करते करते सीख रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि आज से मैं अगर याद करूं कि 30-32 साल पहले जब मैंने पहली बार कोई कैमरा फेस किया होगा तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं किस पेस में बोलूं, किस पिच में बोलूं। अभी हाल तक मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में जब मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ये करने लगा तो एक मेरी आदत है कि बोलने के बाद मैं ये करता हूँ। अब ये मेरी आदत का हिस्सा है, इसको आप कह सकते हैं ये एक मुद्रा दोष है। जैसे ही अगर आप कोई प्रश्न पूछने या शो इंट्रोड्यूस करने के बाद, अंतिम शब्द बोलने के बाद अगर ऐसे करेंगे तो एडिटर को वो जगह नहीं मिलती है कि जहाँ से वो आपके इस मूवमेंट को इस पर ला पाए, तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे किसी ने बताई नहीं। आप इंट्रोड्यूस करने के बाद 2 से 3 सेकंड तक कैमरे को लुक दें जिससे
शॉर्ट ट्रांजिशन में उसको मदद मिले, ये सब चीज़ें शायद इस तरह के डिपार्टमेंट जो आपके पास हैं, आप प्रिविलेज हैं कि आप सिखा पा रहे हैं, या आप प्रिविलेज हैं कि आपने कहीं से सीखा। मैं प्रिविलेज, मुझे वो कभी विशेषाधिकार मेरा नहीं हो पाया, मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया कि मैं इस तरह सीख पाता। तो अगर सिखाने वाले कुछ ऐसे ही गुरु होते तो मैं सोचता हूँ कि आज अगर मुझे ये मौका मिला है तो मैं ये सिखा क्या दूंगा, लेकिन हाँ मैं ज़रूर बता दूंगा ऐसे करो तो ऐसे ठीक से हो सकता है। आपने हमसे बात की, आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा अंत में कि ITM का जो नाद, जो एम्फी थिएटर है, वो मुझे देख कर बहुत अच्छा लगा। बाकी जो सजावट के लिए जो यहाँ स्कल्पचर और जो प्रकृति का यहाँ जो पूरा सौंदर्य है वो सब तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा छात्र भी मुझे बहुत अच्छे मिले जिन्होंने इस थोड़े से समय में ही, क्योंकि बहुत तरह के छात्रों से अलग अलग मौक़ों पर मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, तो छात्रों के बारे में भी मैं कुछ राय बनाता हूँ। लेकिन ना सिर्फ फैकल्टी बल्कि आपका डिपार्टमेंट, आपके साथी, ये सब लोग जो ये कैमरा कर रहे हैं वो सभी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही गर्मजोशी से भरे हुए हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बात हमने आपकी इंटरव्यू से ही सीखी है जी, कि कोई वैसी बात जो आप कहना चाहते थे और मौका ना मिला हो, वो आप कह सकते। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ और इस बात को मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि छात्रों के रूप में अगर छात्र मेरी बात सुन रहे हैं तो मूर्ख बने रहने की प्रैक्टिस थोड़ा कम कीजिए। मैं कहूँगा कि सुबह से शाम तक जो आपके पास समय है, घड़ी के तो 24 घंटे होंगे ही होंगे, तो उन 24 घंटों का इस तरह विभाजन कीजिए कि जितने घंटों में आप मूर्ख बने रहने की प्रैक्टिस करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा कम करते रहिए, क्योंकि इसी समय का इस्तेमाल आप चाहे तो मूर्ख बने रहने में कर लीजिए या फिर कुछ नया सीखने में कर लीजिए। तो ये मुझे अंत में कहना है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।